हो रही है रिकॉर्डिंग भी। तो मैट्रिक्स बेसिकली क्या है, ये आपके पास एक रेक्टेंगुलर अरे मैट्रिक्स होता है जिसमें आपके पास टोटल नंबर ऑफ रोज होते हैं एंड नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स की मदद से ही हम लोग मैट्रिक्स की सारी प्रॉपर्टीज को फुलफिल कर रहे होते हैं, जिसमें हमारे पास ट्रांसपोज हो सकता है, मल्टीप्लीकेशन हम लोग कर रहे होते हैं, और बाकी जितने भी ग्राफ होता है कंप्यूटर में, जितने भी ग्राफ वगैरह सिस्टम्स होते हैं वो मैट्रिक्स पे ही हम लोग लेके चल रहे होते हैं। अरेज वगैरह आप लोगों ने की होंगी, लिंक लिस्ट पे किया होगा, वो सारे के सारे मोस्टली हमारे पास मैट्रिक्स की हेल्प से हो रहे होते हैं। जो आपके पास हम लोग ग्राफ्स ड्रॉ कर रहे होते हैं, जब प्रोग्रामिंग में गेमिंग वगैरह का कर रहे होते हैं, तब भी हम लोग मैट्रिक्स ही जनरेट कर रहे होते हैं। यहाँ तक कि जब हम लोग आपके ग्राफिक्स में आते हैं, जब ग्राफिक्स में हमारे पास कोई भी इमेजेस आती हैं, लाइन्स होती हैं, लाइन ड्रॉ करनी हो या ऑल शेप ड्रॉ करनी हो, सर्कल शेप ड्रॉ करनी हो, वो सारी चीजें भी हम लोग थ्रू मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होती हैं। क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स की मदद से हम लोग के लिए रिप्रेजेंटेशन इजी हो जाती है, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। क्यों? हमारा जो सिस्टम होता है, आपकी जो स्क्रीन होती है, नंबर ऑफ पिक्सेल्स की वजह से होती है, ये हमारे पास रो वाइज और कॉलम वाइज जो होती हैं एडजस्ट की गई होती हैं। तो इसकी वजह से हम लोग क्या कर रहे होते हैं, मैट्रिक्स को यूज कर रहे होते हैं। जो जो पिक्सेल्स हमें हाईलाइट करनी होती है, जो जो पॉइंट हमने हाईलाइट करना होता है, वो वहां पर मैट्रिक्स का जो पॉइंट होता है, जो नंबर ऑफ रो कॉलम होती है, उस पॉइंट को जैसे ही हाईलाइट करते हैं तो वो आपकी स्क्रीन के ऊपर भी वो कलर आपको शो होना स्टार्ट हो जाते हैं। और ये ब्रीफ रिटर्न हमारे पास एम क्रॉस इनटू एन, ये हमारे पास रिटर्न होता है कि हम लोग अपने मैट्रिक्स को कैसे राइट कर सकते हैं। ये स्मॉलेस्ट फॉर्म में, और ये जो है ये रेक्टेंगुलर बॉक्स में अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, जब और कुछ नहीं तो मैट्रिक में कैमर्स रूल पड़ा होगा या इस तरह के एडजस्टेंट पड़े होंगे, तब हम लोग इनको यूज कर रहे होते हैं। सबसे पहले आपके पास ये मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स में देखो टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। इस टाइम पे हमारे पास 3 रोज होती हैं। ये फॉर एग्जांपल ये वाले हम लोग कंसीडर कर रहे थे कि इस तरह हमारे पास अगर हॉरिजॉन्टल है तो ये हमारे पास रोज हैं, और अगर हमारे पास ये वर्टिकल फॉर्म में है तो वर्टिकल फॉर्म में ये हमारे पास कॉलम्स हैं। तो इस मैट्रिक्स में हमारे पास 3 रोज हैं एंड 4 कॉलम्स हैं। इसको कॉल हम लोग इस तरह कर रहे होते हैं कि सबसे पहले हम लोग आपकी नंबर ऑफ रोज लिखते हैं एंड देन क्रॉस इनटू 4। इसका मतलब होती है 3 क्रॉस 4 का आपके पास मैट्रिक्स है, जिसमें 3 नंबर ऑफ रोज हैं एंड 4 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। और अगर हमने ऑर्डर फाइंड करना हो तो 3 इंटू 4 करके ही हम लोग ऑर्डर फाइंड कर रहे होते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखो A13 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ए आपकी रो नंबर क्या है यहाँ पे फर्स्ट, और आपका कॉलम नंबर क्या है 3। अब अगर यहाँ पे चेक करो तो ये फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास A1 है, दिस वन इज A2 एंड दिस वन इज A3 एंड दिस वन इज A4। और इसी तरह ये हमारे पास यहाँ पे ये A1 है एंड देन A2 A3। अब यहाँ पे जो उसने कहा है कि हमें वैल्यू बतानी है कि A13 पे, मतलब कि फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में क्या वैल्यू है। तो यहाँ पे हमारे पास A3 की वैल्यू क्या है 0, तो हमने यहाँ पे 0 रिप्लेस कर दिया। इसी तरह A23 है कि हमारे पास सेकंड रो है, थर्ड वैल्यू है, तो ये A3 की वैल्यू आ जाती है। और इसी तरह A32 है कि आपके पास थर्ड रो है एंड सेकंड कॉलम है। सेकंड थर्ड रो और सेकंड कॉलम में अगर जाए तो हमारे पास जो वैल्यू बनती है वो 7 बनती है। इस तरह अक्सर हमारे पास होता है कि मैट्रिक्स गिवन होता है और आपको नीचे कुछ वैल्यूज गिवन दे दी जाती हैं कि आपने इस पॉइंट पे बताना है कि हमारे पास क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं। फिर हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाता है, एक हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है और एक हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, आपकी नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज जो होते हैं वो बिल्कुल इक्वल होती हैं। और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में हमारे पास वेरी कर सकता है कि आपके पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो इक्वल ना हो। A matrix for which the number of rows and the columns are equal is called a square matrix. A square matrix A with n rows and n columns. इसमें क्या होते हैं कि n नंबर ऑफ रोज ही होती हैं, n नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। क्यों n क्रॉस n क्या है कि बिकॉज हमारे पास जो भी रोज एंड कॉलम्स हैं वो हमेशा इक्वल आनी चाहिए। अगर वो रोज एंड कॉलम्स इक्वल हैं तो हमारे पास वो हम लोग कहते हैं कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर फॉर एग्जांपल 4 कॉलम्स हैं तो 4 ही रोज होनी चाहिए। लेकिन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या करते हैं, m क्रॉस n करते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में आपके पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो होते हैं वो वेरी कर सकते हैं। कभी नंबर ऑफ कॉलम इंक्रीज हो सकते हैं और कभी नंबर ऑफ रोज भी इंक्रीज हो सकते हैं एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ कॉलम्स।
उसके बाद एक चीज और होती है कि हम लोग आपके पास जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है उसमें हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल होता है। डायगोनल का मतलब क्या है कि हमारे पास डायगोनल के ऊपर जो भी वैल्यूज हैं उस डायगोनल की मदद से हम लोग आगे बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज हैं वो फिलफिल कर देते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आ सकते हैं कि हम लोग ट्रांसपोज कैसे ले सकते हैं, आइडेंटिफाई करना हो कि मैट्रिक्स के अंदर क्या वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या नहीं है, तो वो थ्रू हम लोग हमारा डायगोनल जो होता है उसके थ्रू हम लोग फाइंड कर रहे होते हैं कि डायगोनल के अकॉर्डिंग क्या होती है। द मेन डायगोनल ऑफ ए कंसिस्ट ऑफ ऑल द एंट्रीज, आपके पास जो मेन डायगोनल होता है वो हमेशा आपकी ऑल जितनी भी एंट्रीज होती हैं जहाँ पे पेयरिंग हो रही होती है उस पे कंसिस्ट कर रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए है डबल वन जिसमें नंबर ऑफ रो क्या है वन, नंबर ऑफ कॉलम भी वन, इसी तरह ए डबल टू, नंबर ऑफ रो टू, नंबर ऑफ कॉलम भी टू। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों सेम आ रही होती है ना वैल्यूज, वो हम लोग कहते हैं कि हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स के डायगोनल के लिए हम लोग उसको यूज कर रहे होते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं प्रॉपर्टीज पे। हमारे पास मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हम लोग यहाँ पे भी यूज कर रहे होते हैं और हमारे पास कंप्यूटर में बहुत ज्यादा यूज कर रहे होते हैं। जब हम लोग प्रोग्रामिंग में कर रहे होते हैं तब हम लोग इसको यूज करते हैं। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ए साइज एम क्रॉस एन इज द मैट्रिक्स ऑफ ए टी, इसको रिप्रेजेंट ए इंटू टी करते हैं ऑफ साइज एंड क्रॉस एम। इसमें क्या करते हैं जो नंबर ऑफ रोज होती हैं उनको नंबर ऑफ कॉलम्स में चेंज कर देते हैं और जो नंबर ऑफ कॉलम होते हैं उसको नंबर ऑफ रोज में चेंज कर देते हैं। obtained by writing the rows of A in order to the columns, हम लोग इसमें ऑपोजिट कर देते हैं कि जो चीज हमारे पास रोज में है उनको कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं या जो चीज हमारे पास कॉलम में है उनको हम लोग रोज में कन्वर्ट कर देते हैं। अब फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे अगर मैट्रिक्स की एग्जांपल देखो तो एक सिंपल सा जनरल मैट्रिक्स यहाँ पे हमने बनाया है जिसमें हमारे पास A1 है, A12 है, ये हमारे पास क्या है एक मैट्रिक्स है। अब इसमें हम लोग क्या करें, ये जो आपके पास कॉलम है इस कॉलम को हमने किस में चेंज कर दिया, रो में चेंज कर दिया। आपने जैसे कॉलम को रो में चेंज कर दिया तो आपने अपने मैट्रिक्स का क्या ले लिया, ट्रांसपोज ले लिया। जैसे यहाँ पे देखो A11 A21 A ऑफ M1 है, यहाँ पे ये क्या है कॉलम से रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, लेकिन जैसे हमने ट्रांसपोज किया है तो वो क्या हो गया A11 A21 इंटू अप टू A ऑफ M1, ये हमने इसको रो में कन्वर्ट कर दिया। और इसी तरह अगर नेक्स्ट वाले चेक करो तो वो हमारे पास क्या है A12 A22 एंड अप टू कहाँ तक जा रहा है A ऑफ M2। ये हमारे पास क्या है कॉलम की रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन इसको जब हमने ट्रांसपोज करना है तो इसको हमने किस में कन्वर्ट कर देना है, नंबर ऑफ रो फॉर्म में। तो ये बेसिकली हमारे पास ट्रांसपोज आता है। अब फॉर द ट्रांसपोज व्हेन वी विल कन्वर्ट द रोज इनटू कॉलम। ओके अब यहाँ पे क्वेश्चन है, अब इसने हमसे कहा गया कि आपने क्या करना है, कन्वर्ट रो इनटू कॉलम। आपके पास जो भी नंबर ऑफ रोज हैं इनको कॉलम्स में कन्वर्ट करना है, हमने इसका ट्रांसपोज लेना है। अब जस्ट हम लोग इसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ये देखें फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ रोज 3 है लेकिन नंबर ऑफ कॉलम्स 4 है। अब जैसे हमने इसका ट्रांसपोज किया होगा, ट्रांसपोज में हमने क्या करना है, इस रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देना है, इस रो को भी कॉलम में कन्वर्ट करना है, देन इस रो को भी कॉलम में कन्वर्ट करना है। जैसे हमने इनको कॉलम में कन्वर्ट किया तो अब हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ रोज 3 हो चुके हैं लेकिन नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो हमारे पास क्या हो चुके हैं, इंक्रीज हो चुके हैं, वो अब हमारे पास 4 हो चुके हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि जब हम लोग ट्रांसपोज ले रहे होते हैं आपके पहले कॉलम्स जो कॉलम होते हैं वो ज्यादा होते हैं और आफ्टर आपकी रोज जो होती हैं वो इंक्रीज हो जाती हैं। फिर उसके बाद सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये होता है कि हमारे पास जो वैल्यूज होती हैं, फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर हमारे पास A और A ट्रांसपोज इक्वल आ जाते हैं तो हम लोग कह रहे होते हैं सिमेट्रिक है। अगर वो इक्वल नहीं आते तो देन हम लोग कह देते हैं कि वो नॉट सिमेट्रिक है। तो अब फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे जो एग्जांपल दी हुई है, अब फर्स्ट एग्जांपल में चेक करो, हमारे पास जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो 3 है और नंबर ऑफ रोज जो है वो 2 है। लेकिन जैसे ही हमने इसका ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज में हमारे पास क्या हो गया कि ये नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो 2 हो गए और नंबर ऑफ रोज जो है वो 3 हो गए। जब नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज के अकॉर्डिंग हम लोगों ने सिंपल मैट्रिक्स और ट्रांसपोज मैट्रिक्स को कंपेयर किया तो इक्वल नहीं थे। जब वो इक्वल नहीं है तो हमने उसकी बेस पे कह दिया कि ये हमारे पास नॉट अ सिमेट्रिक है, कि हमारे पास ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा, याद रखो जो भी आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है वो हमेशा आपके पास नॉट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, और जो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर्म में होता है ना वो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये होता है कि आपके पास जो भी सेट है मैट्रिक्स है उसको जैसे ही आप लोग ट्रांसपोज भी करते हो तो वो उस अगेन वही सेम नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स होने चाहिए। हाँ वैल्यू चेंज हो सकती हैं लेकिन उनके जो
नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स हैं वो हमेशा हमारे पास क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे एग्जांपल में हमें बी एक मैट्रिक्स गिवन है जिसमें 3 नंबर ऑफ रोज हैं एंड 3 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। जब जैसे ही हमने इसका ट्रांसपोज किया है तो हमारे पास जो ट्रांसपोज करने के बाद भी जो वैल्यू बन रहा है सेम वही नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स के अकॉर्डिंग बन रहा है। अब यहाँ पे देखें तो बी ऑफ ट्रांसपोज क्या है, 4 2 0 2 माइनस 3 2 1 0 इंटू 1 0। तो इसका मतलब है कि बी और जो बी ट्रांसपोज है वो इक्वल है, उसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स में कोई भी चेंज नहीं आया। जब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स में चेंज नहीं आया तो उसकी बेस पे हमने कह दिया कि जो बी है ना वो हमारे पास बेसिकली क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कभी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं हो सकता, और जो आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स होता है वो हमेशा आपके पास क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। क्यों, स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आपके इक्वल होते हैं। जब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं उसका ट्रांसपोज भी लेते हैं तो हमारे पास अगेन वो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो इक्वल ही आते हैं। देन इसके बाद मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है। ये तो आप लोगों को थोड़ा बहुत अंदाजा होगा कि हम लोग मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कितने स्टूडेंट्स को आती है? यस मैम, आती है। सबको आती है? ऑलमोस्ट सबको ही आती है मैम। तो ये मैं स्किप कर दूं? कर दे मैम, ये हमने लीनियर अलजेब्रा में पढ़ा ही मैम। ओके, मैट्रिक्स में क्या, इसमें सिर्फ आपको रूल बता देती हूँ। जब भी मल्टीप्लिकेशन करने होते हैं आपके नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज, जो फर्स्ट के नंबर ऑफ कॉलम्स एंड सेकंड के नंबर ऑफ रोज जो है वो इक्वल होने चाहिए। अगर नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज इक्वल है देन ही मल्टीप्लिकेशन जो मैट्रिक्स की है वो पॉसिबल है। अगर इक्वल नहीं आते तो वो हमारे पास पॉसिबल नहीं आते। सिर्फ इसका एक ही रूल है कि नंबर ऑफ कॉलम्स फर्स्ट मैट्रिक्स के एंड नंबर ऑफ रोज जो है वो सेकंड मैट्रिक्स की वो इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म की गई है तो यहाँ से जैसे 1 इंटू 2 एंड देन 3 इंटू 3, फिर इस तरह 1 को आपके पास हर पूरी रो के साथ आप लोग मल्टीप्लाई कर रहे होते हो। तो ये मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स में हमेशा आपके पास दो, जब मल्टीप्लिकेशन कर रहे होते हैं दो मैट्रिक्स होते हैं और एंड पे आपके पास एक ही मैट्रिक्स जो है वो जनरेट हो रहा होता है। अब यहाँ पे ये क्या बेसिकली क्या क्या है, ए इंटू ए ट्रांसपोज है। मल्टीप्लीकेशन ही परफॉर्म करनी है सिंपल मैट्रिक्स की ए ट्रांसपोज। सबसे पहले आपने अपने मैट्रिक्स को ट्रांसपोज में कन्वर्ट करना है, देन ट्रांसपोज में कन्वर्ट करने के बाद उसको आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है। एंड नेक्स्ट वन है ए। यहाँ पे आपके पास जो ऑर्डर है वो भी मैटर करता है। ए इंटू ए ट्रांसपोज किया तो हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है मैट्रिक्स का वो 5 1 1 26 है। ए ट्रांसपोज इंटू ए कर रहे हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो 10 इंटू -1 12 एंड -1 5 एंड -4 आ रहा है। अब इसका मतलब है कि यहाँ पे ऑर्डर भी मैटर करता है। अगर हमने क्या सेम वही चीज किया हुआ है, मैट्रिक्स से मल्टीप्लीकेशन की हुई है ए और ट्रांसपोज वाले से। फर्स्ट वन में हमने सिंपल ए रखा था एंड देन ए ट्रांसपोज रखा था, और सेकंड में हमने क्या लिखा था, ए ट्रांसपोज इनटू ए। अब जैसे हमने इन दोनों चीजों को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लिकेशन का एक्शन परफॉर्म करने के बाद जब हमने चेक किया तो हमारे पास दोनों का रिजल्ट जो था वो डिफरेंट आ रहा था। इसके बाद हमारे पास क्या आता है कि एडजेंसी मैट्रिक्स है। अब हमने क्या करना है, आपके जितने भी ग्राफ है, अब ग्राफ का हमने क्या बनाना है, मैट्रिक्स बनाना है। अगर हमारे पास ग्राफ गिवन है तो ग्राफ से हमने मैट्रिक्स जनरेट करना है, और अगर हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है तो हमने ग्राफ जनरेट करना है। तो अब हम लोग बेसिकली उस पे आ रहे हैं, ग्राफ साइड पे जो हमारे पास मेन है। ये जो पीछे बेसिक चीजें बताई गई हैं जस्ट आपको इसलिए रिकॉल करवाने के लिए कि आपको याद आ जाए कि आपने मैट्रिक्स में क्या क्या चीजें पढ़ी थी। इसके अलावा मैट्रिक्स की कुछ और प्रॉपर्टीज भी हैं जिसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो सकता है, आपके पास इनवर्स ऑफ हो सकता है कि आप लोग कैसे इनवर्स कर सकते हैं अपने मैट्रिक्स को, वो आप लोग थोड़ा सा खुद चेक कर लीजिएगा। Okay, then select G is the graph with the order vertices of V1, V2 up to V of n. The adjacency matrix of G is the matrix A is equal to A of ij over the set of non-negative integers such that इसमें आपके पास जो values होंगी वो सारी की सारी non-negative integers हैं। A of ij, the number of edges connecting V of आपके पास vertices of I and vertices of J। अब यहाँ पे अब जितने भी हम लोगों ने वर्किंग करना है वो वर्टिसेस के ऊपर करना है कि कौन सा वर्टिसेस किस वर्टिसेस के साथ कनेक्टेड है और बीच में हमारे पास एजेस कितने हैं, 1 एज है, 2 एज है या 3 एज है। तो फॉर ऑल द आई ऑफ जे आपके पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स वो कितनी होनी चाहिए, सारी की सारी आपके पास पॉजिटिव में वैल्यूज होनी चाहिए, कोई भी आपके पास नेगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अगर कोई नेगेटिव वैल्यू आती है तो आपके पास जो ग्राफ है वो पॉसिबल ही नहीं हो सकता।
तो ये अप टू हमारे पास एन तक 1 से स्टार्ट होती हैं और अप टू हमारे पास एन तक ये जा रही होती हैं। अब ये सिंपली हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक एग्जांपल के तौर पे एक ग्राफ गिवन है। अब सबसे पहले हमने क्या काउंट करना है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस कितनी है। अब जैसे इस ग्राफ के अंदर देखो हमारे पास वर्टिसेस कितनी है, V1 है, V2 है, V3 है एंड V4 है। हमारे पास 4 वर्टिसेस हैं और इनके अगर नंबर ऑफ एजेस देखें V1 V4 के साथ कनेक्टेड है और E2 V4 के ऊपर हमारे पास एक लूप है और V1 V3 के साथ भी कनेक्टेड है। V2 जो है वो बेसिकली V3 से 2 वे है कि हमारे पास V2 से V3 पे जाने के लिए हमारे पास 2 वे हैं और इसी तरह V3 से V2 पे जाने के लिए भी 2 वे है। अब जो भी काम करना है वो हमने अनडायरेक्टेड ग्राफ पे करना है। कभी भी हम लोग डायरेक्टेड ग्राफ पे काम नहीं करते। डायरेक्टेड ग्राफ होता है तो फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर यहाँ पे मेरे पास एरो होता, ये वाला हेड एरो यहाँ पे होता और हेड एरो यहाँ पे होता, तो इसका मतलब ये था कि V3 से V2 हम लोग इस वे से जा सकते हैं और V2 से V3 पे इस वे पे जा सकते हैं, लेकिन मैं V3 से V2 पे इस वे से नहीं जा सकती। लेकिन अब भी हमारे पास क्या है कि अनडायरेक्टेड ग्राफ है, तो अनडायरेक्टेड ग्राफ में हमारे पास क्या होता है कि हम लोग कहीं से भी किसी भी टाइम पे मूव कर सकते हैं। जैसे अब V2 से V3 जाना है तो हमारे पास जो नंबर ऑफ एजेस बन रहे हैं वो कौन कौन से बन रहे हैं, E4 है एंड E5 है। और अगर हमें V3 से भी V2 पे मुझे जाना हो तो तब भी मेरे पास 2 ही वे बनते हैं, एक E4 का बनता है और एक हमारे पास क्या बनता है, E5 का बनता है। तो बेसिकली जो हमारे पास ग्राफ है इसमें टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस जो हैं वो 4 हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पे एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा और उसकी जो ऑर्डर होगा वो हमारे पास क्या होगा, 4x4 का। अब हमने यहाँ पे एडजेंसी मैट्रिक्स बनाना है, 4x4 का मैट्रिक्स जो है वो हमने जनरेट कर दिए। ओके अब हमारे पास क्या है कि हमने अपने टोटल नंबर ऑफ ग्राफ जो भी हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है, या तो मैट्रिक्स से ग्राफ को जनरेट करना है या ग्राफ से मैट्रिक्स को जनरेट करना है। अब जब भी हमने ग्राफ से मैट्रिक्स को जनरेट करना है तो हमेशा हम लोग क्या कर रहे होते हैं, वर्टिसेस को चेक करते हैं कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस कितनी है। जितने नंबर ऑफ वर्टिसेस होंगे उतने नंबर ऑफ रोज एंड उतने नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो हमने जनरेट करने होते हैं। इसमें मैंने आपको 2 चीजें बताई थी। हमारे पास जो ग्राफ होते हैं वो बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, एक डायरेक्टेड ग्राफ होता है और एक अनडायरेक्टेड ग्राफ होता है। जो डायरेक्टेड ग्राफ होता है उसमें आपके पास हेड होता है कि उसमें आपको स्पेसिफिकली ये चीज हमें पता होती है कि हमारे पास ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये हमारा क्या होगा, एंडिंग पॉइंट होगा। यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं हेड लगा रही हूँ, अब स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट पे आप जा सकते हो, लेकिन एंड पॉइंट से वापस जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट पे नहीं आ सकते। ये हमारे पास क्या है, डायरेक्टेड ग्राफ। और हमारे पास अगर अनडायरेक्टेड ग्राफ है तो अनडायरेक्टेड ग्राफ का मतलब है कि अगर स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट पे भी जा रहे हो तो एंड पॉइंट को ही अगेन हम लोग एज अ स्टार्टिंग पॉइंट भी यूज कर सकते हैं। वो स्टार्टिंग पॉइंट से दोबारा दूसरे से एंड पॉइंट पे भी मूव कर सकते हैं। अब जैसे ही हमारे पास ये ग्राफ गिवन था, इस ग्राफ में हमने चेक किया कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस कितनी है, तो हमारे पास यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस जो है वो 4 है। जैसे V1 है, V2, V3 एंड V4। तो यहाँ पे जो हमारे पास मैट्रिक्स बनेगा वो बेसिकली बनेगा 4x4 का मैट्रिक्स बनेगा। अब हमने नंबर ऑफ एजेस को चेक करना है कि कौन कौन सा वर्टिसेस कौन कौन से वर्टिसेस के साथ कनेक्टेड है। अब सबसे पहले है हमने V1, आपने हमेशा अपने नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स में इस तरह ये वर्टिसेस 1, वर्टिसेस 2, वर्टिसेस 3 एंड वर्टिसेस 4, और इसी तरह ये है यहाँ पे क्या है कि ये वर्टिसेस 1, वर्टिसेस 2, वर्टिसेस 3 एंड 4 है। ये हमारे पास टोटल हमने लिखते हैं कि 4 नंबर ऑफ वर्टिसेस है, V1, V2, V3 एंड V4 एंड अगेन V1, V2 एंड V3। अब सबसे पहले हमने चेक करना है क्या हमारे पास हम लोग V1 से V1 पे मूव करें। अगर इस ग्राफ पे देखो तो V1 से V1 पे हमारे पास कोई भी लूप नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 0 रिप्लेस कर दिया। अब देन V1 से V2 पे डायरेक्ट हमारे पास कोई पाथ है नहीं है, V1 से V2 पे भी डायरेक्टली हमारे पास कोई भी पाथ गिवन नहीं है, तो हमने उसको भी क्या कर दिया, 0। जहां पे आपके पास डायरेक्टली कोई पाथ नहीं होगा, वो एक वर्टिसेस आपस में कनेक्टेड नहीं होंगी, तो वहां पे हम लोग 0 से उसको रिप्लेस करते हुए जाएंगे। अब V1 से V3 क्या हम मूव कर रहे हैं, यस V1 से V3 हमारे पास एक डायरेक्ट पाथ गिवन है, तो इसका मतलब है कि V1 से अगर V3 मुझे मूव करना है तो मैं इजीली मूव कर सकती हूँ। तो इसलिए हमने V1 से V3 को यहाँ पे क्या कर दिया है, 1 कर दिया है कि हमारे पास एक 1 पाथ गिवन है। और इसी तरह V1 से V4, हाँ V1 से V4 भी हम लोग मूव कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे भी हमने क्या कर दिया है, 1 लिख दिया। इसके बाद हमारे पास आ जाता है
V2, अब हमारे पास V2 स्टार्टिंग पॉइंट है और ये हमारे पास जो है V1, V2, V3 एंड V4 जो है हमारे एंडिंग पॉइंट है। अब हमने चेक करना है क्या हम लोग V2 से V1 पे जा रहे हैं? नहीं, हम लोग नहीं मूव कर रहे, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे भी 0 हो गया। V2 से V2 कोई भी लूप नहीं है, जब V2 पे लूप होती है तभी हम लोग यहाँ पे 1 कर सकते हैं, तो कोई भी लूप नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे भी हमने क्या कर दिया है? 0 ही रिप्लेस कर दिया। लेकिन अब चेक करो V2 से V3 हमारे पास जाने के लिए 2 वे हैं, या तो मैं E4 वाले पाथ को यूज कर सकती हूँ या मैं E5 वाले पाथ को यूज कर सकती हूँ। इसका मतलब है यहाँ पे मेरे पास क्या है? 2 वेज हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, जब V2 से V3 पे जाना है तो मैंने इसको 2 से रिप्रेजेंट किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 2 पाथ गिवन है, या V2 से V3 में जाते हुए या तो मैं E4 वाले वे को यूज कर सकती हूँ या मैं E5 वाले वे को यूज कर सकती हूँ। जितने टोटल नंबर ऑफ पाथ्स गिवन होंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? 2 लिख दिया। अब इसी तरह V2 से V4 पे जा रहे हैं तो तब भी हमने क्या किया? कोई भी हमारे पास पाथ गिवन नहीं है तो इसको 0 से रिप्रेजेंट कर दिया। अगेन अब हम लोग चेक करेंगे V3 पे। अब V3 से चेक करो, V3 से V1 पे हम लोग मूव कर रहे हैं, यस मूव कर सकते हैं। V3 से V1 पे तो हमने इसको भी 1 लिख दिया। V3 से V2 पे मूव कर सकते हैं, यस हमारे पास 2 पॉसिबल पाथ्स गिवन है, हमारे E4 है एंड E5 है, तो हमने यहाँ पे V3 में भी 2 से रिप्लेस कर दिया कि हमारे पास यहाँ पे भी 2 पॉसिबल पाथ जो है वो गिवन है। एंड देन V3 से V3 कोई भी लूप गिवन नहीं है, इसलिए हमने वहां पे अगेन 0 को रिप्लेस कर दिया। एंड V3 से V4 कोई भी हमारे पास डायरेक्टली पाथ गिवन नहीं है कि हम लोग V3 से डायरेक्टली V4 पे मूव कर सके, तो इसको भी हमने यहाँ पे क्या किया है? 0 से रिप्रेजेंट कर दिया। अब V4 पे आते हैं। V4 पे अगर हम लोग चेक करें, क्या V4 से V1 पे मूव कर सकते हैं? यस हम लोग मूव कर सकते हैं, उसको हमने 1 से रिप्रेजेंट कर दिया। V4 से V2 पे भी नहीं जा सकते, V3 पे भी नहीं जा सकते, तो इसलिए हमने इसको 0 कर दिया। लेकिन यहाँ पे लूप प्रेजेंट है, V4 से ही हमने स्टार्ट किया और V4 पे ही एंड करें, तो इसका मतलब है कि जब हमारे पास लूप गिवन होगी तब उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? हमारे पास V4 टू V4 1 होगी, तो हमने इसको 1 से यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। मैम आपने कहा था जब लूप होगी तो डबल काउंट होगा। बेटा अभी हम लोग मैट्रिक्स कर रहे हैं, वो डिग्री के लिए है, जब डिग्री आपने काउंट करनी है तब डबल होता है। अभी तो सिर्फ हम लोग क्या कह रहे हैं? ग्राफ से मैट्रिक्स को बना रहे हैं, और जब डिग्री होती है तब हम लोग क्या कर रहे थे? डिग्री को काउंट करते हैं कि लूप के हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डिग्री कितनी है। डिग्री और चीज है, ये तो सिंपली आप लोग क्या कर रहे हो? एक ग्राफ गिवन है और ग्राफ से हम लोग मैट्रिक्स को जनरेट कर रहे हैं। मैम जी हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? जो आपका ग्राफ का होता है तो इसमें ज्यादातर आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है, आपके वर्टिसेस पे डिपेंड कर रहा होता है। इस टाइम पे हमारे पास टोटल जितनी भी नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं वो 4 हैं, तो वो 4 से अगर ही हम 5 लोग हुई तो? हम्म अगर 5 हुई तो? हाँ तो फिर 5 होंगे। V5 है तो हमने सारे पॉसिबल पाथ गिवन चेक करने हैं ना, कि V5 से आप लोग V1 पे जा सकते हो, V2 पे जा सकते हो, V3 पे जा सकते हो या नहीं। ओके ये हमारे पास मोस्टली स्क्वायर मैट्रिक्स ही बनते हैं, क्योंकि हमने हर पॉसिबल वे चेक करना है ना। जी। अहमद आपको क्लियर हुई? यस मैम। ओके अब हमारे पास आ जाता है फाइंड द ग्राफ दैट हैव द फॉलोइंग एडजेंसी मैट्रिक्स। अब यहाँ पे उसने क्या किया? एक आपके पास मैट्रिक्स गिवन कर दिया और मैट्रिक्स में आपसे कह दिया कि आपने टोटल इसका जो है वो सिंपली ग्राफ जो है वो जनरेट करना है। अगर इस तरह आपके पास मैट्रिक्स गिवन हो तो आप सबसे पहले इसको वर्टिसेस के नेम दे दो। फॉर एग्जांपल V1 V2 V3 एंड अगेन यही V1 V2 एंड V3। ये हमारे पास जो है ऑर्डर ऑफ एक है वो 3 क्रॉस 3 का है। अब सबसे पहले चेक करो V1 से V1 पे जा रहे हैं, नहीं 0 है, तो इसका मतलब कोई भी नहीं है। V1 से V2 पे जा रहे हैं, यस V1 से V2 पे हमारे पास 2 पॉसिबल वे हैं, तो हमने क्या किया? V1 से 2 पॉसिबल वे निकाल दिए V2 के ऊपर। V1 से V3 पे जा रहे हैं, नहीं, तो ये हमारे पास 0 हो गया। इसी तरह V2 पे आ जाओ, V2 से V1 हमारे पास 2 पॉसिबल वे हैं, ये हमारे पास V2 है, तो V2 के भी ये पॉसिबल वे हो सकते हैं और ये है 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 2 वे है हमारे पास मूव करने के। और V2 से V2 पे, यस V2 से V2 पे मूव करना है, तो हमने क्या किया? एक लूप जनरेट कर दिया कि V2 से स्टार्ट किया और V2 पे ही उसने क्या कर दिया? एंड कर दिया।
एंड V2 से V3 कोई भी हमारे पास पाथ नहीं है, 0 है, तो इसलिए मतलब ये आपस में कनेक्टेड नहीं होंगे। V3 पे आ जाओ तो V3 क्या है, ना ही वो V1 से कनेक्टेड है, ना ही वो V2 से कनेक्टेड है। हाँ, V3 आप एक इटसेल्फ वो आपस में क्या है, कनेक्टेड है। तो V3 से V3 पे गए तो ये हमारे पास क्या बन गया, लूप जनरेट हो गया। तो इस तरह अगर हमारे पास कोई भी एडजेंसी मैट्रिक्स गिवन हो तो हम लोग क्या करते हैं, अपना इजीली जनरेट कर सकते हैं ग्राफ। उसके बाद अब हम लोग आ जाते हैं डायरेक्टेड ग्राफ के। हमारे पास कौन कौन से डायरेक्टेड ग्राफ हैं। डायरेक्टेड ग्राफ और डाइग्राफ, जिसको डाइग्राफ भी कहा जाता है, कंसिस्ट ऑफ टू फाइनाइट्स सेट ऑफ वीजे एंड द वर्टिसेस एंड सेट ऑफ डीजे इज डायरेक्टेड ग्राफ। इसमें हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास टू सेट्स होते हैं, एक डायरेक्टेड एजेस होते हैं और वर्टिसेस होते हैं, कि टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं और कौन कौन से हमारे पास एजेस जो है वो डायरेक्टली एज अ कनेक्टेड है। where each edges is associated with an ordered pair of vertices is called as a endpoint। इसमें क्या होता है कि हम लोग के पास एक टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड होता है। अनडायरेक्टेड ग्राफ में हमारे पास ऑर्डर्ड नहीं होता यहाँ पे, लेकिन हमें ऑर्डर रखना पड़ता है कि कौन कौन से हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है और कौन से हमारे पास क्या है एंडिंग पॉइंट है, किस पॉइंट से हमने स्टार्ट करना है और किस पॉइंट से हमने एंड करना है। If edge is associated with a pair of vertices V and W of a vertices and E is said to be directed edge from V to W and it is represented by the drawing an arrow। अब इसको डायरेक्टेड ग्राफ को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, हम लोग एरो से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल V से W, ये हमारे पास एक पाथ है, V एक वर्टिसेस है और W जो है वो एक वर्टिसेस है। अगर मैं V से W पे जा रही हूँ, यहाँ पे मैं हेड लगा देती हूँ तो इसका मतलब है मैं V से W की तरफ मूव कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे जो W है, W से मैं V की तरफ जो है वो मूव नहीं कर सकती। अब ये हमारे पास एक एग्जांपल है। अब इस एग्जांपल में चेक करो, हमने जो पिछले सिंपल ग्राफ पढ़े थे उसमें हमारे पास कोई भी क्या था, हेड नहीं था, सिर्फ हमने क्या किया था, सिर्फ लाइन दोनों वर्टिसेस को आपस में एजेस की मदद से कनेक्ट कर दिया था। ये नहीं बताया था कि हमने V2 से V3 पे मूव करना है या V3 से V2 पे मूव करना है। लेकिन अब जो डायरेक्टेड ग्राफ है, यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्ली स्पेसिफाई कि हमने बता दिया कि हम लोग कैसे मूव कर सकते हैं, कि V2 से V3 पे मूव करना है या हमने V4 से V3 पे कैसे मूव करना है या V3 से V4 पे कैसे मूव करना है, कौन कौन से पाथ जो है वो हमारे पास अवेलेबल है। और इसी तरह हमारे पास क्या होता है कि इसी का डायरेक्टेड ग्राफ का भी, अनडायरेक्टेड ग्राफ का जैसे एडजेंसी मैट्रिक्स हमने क्रिएट किया था, इसी तरह हम लोग डायरेक्टेड ग्राफ का भी एडजेंसी मैट्रिक्स जो है वो क्रिएट करते हैं। लेट जी बी द ग्राफ विद द ऑर्डर ऑफ वर्टिसेस, जहाँ पे हमारे पास ऑर्डर वर्टिसेस होते हैं V1 V2 अप टू V ऑफ n। द एडजेंसी मैट्रिक्स ऑफ G इज द मैट्रिक्स A। हमारे पास जो भी मैट्रिक्स हो गया इसमें टोटल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स होंगे। और अगेन वहाँ यहाँ पे भी एक रिस्ट्रिक्शंस है कि हमारे पास जो वैल्यूज होनी चाहिए वो सारी की सारी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होनी चाहिए। और A ऑफ I J आपके पास सेम वही नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, जो भी आपके एरो हेड्स हैं वर्टिसेस को V ऑफ I एंड V ऑफ J रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए ये अप टू हमारे पास क्या होता है, इंटीजर्स वैल्यूज होती हैं, ये 1 से स्टार्ट होती हैं अप टू n तक मूव कर रही होती हैं। इसमें आपको डिपेंड करता है कि आपके पास आपके मैट्रिक्स की कितनी नंबर ऑफ रोज हैं और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। For find the directed graph that has adjacency matrix। अब ये एक adjacency matrix given है, अब हमने इसका क्या करना है, ग्राफ जनरेट करना है। अब जैसे ग्राफ कैसे करना है, अब देखो इसने क्या कहा है, V1 से V1 पे हमारे पास क्या है, 1 है। इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर ये मेरे पास V1 वर्टिसेस है, मैं V1 से ही मूव करके V1 पे ही आ रही हूँ। यहाँ पे मैं एरो लगा दी कि ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है और यही मेरे पास एंडिंग पॉइंट है। अब V1 से V2 हम लोग मूव ही नहीं कर रहे, V1 से V3 पे मूव करें। इसका मतलब है कि V1 से मैंने स्टार्ट किया चल मूव करना और जाके V3 पे मैं एंड करूंगी। तो जहां पे मैंने एंडिंग करनी है वहां पे मैंने क्या करना है, अपना हेड लगाना है। मैं अगेन यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, V1 से V1 पे मूव करें, यस मूव करें, हमने एरो हेड लगा दी। V1 से V2 पे हम लोग मूव नहीं करें तो इसलिए 0 है, तो हमने कोई भी इसके में एज जो है वो क्रिएट नहीं करना। V1 से V3 पे जा रहे हैं, इसका मतलब है कि V1 से मुझे V3 पे जाना है। अब जिस पॉइंट पे मुझे जाना है वहां पे क्या होगा, हेड होगा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, V3। अब इसी तरह V1 से V4 है। अब यहाँ पे 2 पॉसिबल वे हैं, V1 से V4 तक जाने के लिए 2 पॉसिबल। तो V4 पर जैसे मैं मूव करूंगी, ये मेरे पास क्या है, V4। अब यहाँ से V2 से भी मेरे पास एक ये पास V1 है, ये V1 से V2 पे
V4 पे ये मूव किया, हेड आ गया V1 से V4 एंड अगेन यहाँ से दोबारा आपने एक लाइन जनरेट करके एज बनाना है, वो भी क्या होगा V1 से V4 पे, और जो हेड दोनों होंगे वो बेसिकली क्या होंगे V4 के साथ कनेक्टेड होंगे। क्यों? आपका V1 स्टार्टिंग पॉइंट है और V4 जो है वो बेसिकली आपका क्या है, एंडिंग पॉइंट है। अब V2 पे आते हैं, V2 पे भी इसी तरह V2 से V1 मूव करें, नहीं मूव करें, हमारे पास 0 है, और V2 से V2 पे भी 0 है, V2 से V3 पे मूव करें। जब V2 से V3 के मूव करें, इसका मतलब है V2 हमारे पास हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और V3 जो है हमारी डेस्टिनेशन है। तो V2 से जैसे V3 पे मूव करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास V1 से स्टार्ट किया और जो एरो हेड की डायरेक्शन होगी वो हमारे पास कहाँ होगी, V3 के ऊपर होगी। एंड अगेन सेम वही V3 वाला और V4 वाला हम लोग इस तरह जनरेट कर रहे होते हैं एडजेसेंट मैट्रिक्स से अपना ग्राफ को। ओके इसमें अगर हमारे पास ये इसी तरह वैल्यू गिवन हो, ग्राफ गिवन हो, तो ग्राफ में आपने हमेशा चेक करना है कि आप लोग किस तरह इसका एडजेसेंट मैट्रिक्स जो है वो जनरेट कर सकते हैं। जैसे V1 से V1 की तरफ है हेड तो 1 हो जाएगा, V1 से V2 पे नहीं है 0, V1 से V3 है मूव कर रहे हैं कि V1 से हमने हेड चेक करना है कि वो कहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है और कहाँ पे एंडिंग पॉइंट है। जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा, जो एंडिंग पॉइंट होगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपने एडजेसेंट मैट्रिक्स में वैल्यू को रिप्लेस कर रहे होते हैं। जहाँ पे 0 की रिक्वायरमेंट होती है 0, जहाँ पे हमारे पास 1 होते हैं 1 या 3, जितने भी पॉसिबल पाथ होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपने मैट्रिक्स में रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास एक थ्योरम है, इफ G is the graph with the vertices of V1, V2, Vm and the A is a adjacency matrix of G, then of each positive integers, हमारे पास अब जितने टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं वो सारे के सारे हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि वो हमारे पास adjacent matrix of G के वैल्यूज हैं। फॉर I of J, entry of A and the number of walks of length and from V of I, V of J from all the integers। अब हमने टोटल नंबर ऑफ वॉक लेंथ चेक करनी होती है कि हमारे पास कैसे हम लोग वॉक कर सकते हैं एक वर्टिसेस से दूसरे वर्टिसेस के ऊपर, या हम लोग पूरे ग्राफ में अगर हमने वॉक करनी है तो वो हमारे पास कितने पॉसिबल वे हैं कि हम लोग वॉक जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। इन सिंपल जिस तरह आप लोग अपने घर से यूनिवर्सिटी में आते हो तो उसमें भी आप लोगों के पास वॉक ही हो रही होती है कि आप लोग अपने घर से यूनिवर्सिटी तक जाते हुए कितने नंबर ऑफ वॉक्स आप लोग कर सकते हैं, या कितने नंबर ऑफ एजेस को सॉरी कितने नंबर ऑफ वर्टिसेस को आप लोग क्या है मीट कर सकते हो, चेक कर सकते हो, वहां पे रीच करना, फिर उससे आगे नेक्स्ट वर्टिसेस पे मूव करना, वो सारा का सारा बेसिकली हमारे पास क्या होती है, हमारी वॉक होती है। इसमें हम लोग आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि वॉक क्या है, पाथ क्या है, और हम लोग इसको कैसे मूव करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, जैसे मैट्रिक्स गिवन है ए जिसके आपके पास नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम वो 3 है, तो इसका मतलब है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है 3x3 का, और इसमें टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस कितनी है, वो हमारे पास 3 है, V1 है, V2 है एंड V3 है। अब इसमें हमने टोटल वॉक बतानी है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वॉक ऑफ लेंथ 2 फ्रॉम V2 V3। अब V2 से V3 पे जब हम लोग मूव करें तो हमारे पास टोटल वॉक की लेंथ कितनी है, वो हम लोग अब हमने यहाँ पे वॉक की लेंथ जो है वो फाइंड करते हुए जाना है कि टोटल नंबर ऑफ वॉक लेंथ कितनी है। एंड सेकंड क्या है, द नंबर ऑफ वॉक ऑफ लेंथ 3 फ्रॉम V1 से V3, आप लोग कैसे वॉक कर सकते हो लेंथ 3 के अकॉर्डिंग के कितनी लेंथ है। एंड लास्ट में क्या है कि वॉक बाय विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ ए। अब हमने इनकी वॉक जो है वो जनरेट करनी है। अब जिस तरह फर्स्ट वन है वॉक ऑफ लेंथ 2, इसका मतलब है हमने 2 की लेंथ करनी है, मतलब आपके मैट्रिक्स का स्क्वायर जनरेट करना है। अब मैट्रिक्स का स्क्वायर जनरेट करोगे तो हम लोग अपनी जो वॉक है वो मालूम फाइंड कर सकते हैं कि हमारे पास हमारी वॉक क्या है, कि हम लोग कैसे मूव कर सकते हैं। सबसे पहले A2 है, A इंटू A हमने आपस में इनको मल्टीप्लाई किया, जैसे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एक नया मैट्रिक्स जो है वो जनरेट हो गया मल्टीप्लीकेशन के बाद। तो हमने जो वॉक फाइंड करनी थी उसने कहा था कि आपने लेंथ ऑफ 2, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ रोज जो है वो 2 होनी चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम 2। अगर लेंथ 3 होती है तो आप लोग क्या करोगे, 3 टाइम अपने मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें फाइंड करोगे कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ वॉक्स कितनी है। अब यहाँ पे उसने जो हमें फाइंड करने के लिए वॉक की थी वो V2 से V3 है। अब हमने जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बाद जो मैट्रिक्स हमारे पास जनरेट हुआ है उसकी जो है वॉक हमने फाइंड करके बतानी। अब यहाँ पे अगर हम लोग चेक करें कि हमारे पास टोटल वॉक कितनी है V2 से V3 पे, V2 से V3 पे अगर वॉक करते हैं तो हमारे पास 2 पॉसिबल वे हैं कि हम लोग इन पॉसिबल वे पे इजीली वॉक कर सकते हैं। 2 और 3 नंबर ऑफ रो हमारे पास 3 है और नंबर ऑफ कॉलम की जो है वो 3 है, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास बनता है कि हमारे पास A से 2 और 3 है, तो हमारे पास जो है वो वैल्यू कितनी टोटल नंबर ऑफ वॉक बन रही है वो 2 वॉक बन रही है।
द नंबर ऑफ वॉक लेंथ 3, अब इसने लेंथ 3 कर दिया तो इसका मतलब है आपको अपने मैट्रिक्स को 2 टाइम्स जो है वो 3 टाइम्स जो है वो आपस में मल्टीप्लीकेशन ए स्क्वायर की वैल्यू हमने पहले फाइंड कर ली थी और ए है, इनको आपस में जब जैसे हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास नंबर ऑफ वॉक लेंथ जो है 1 और 3 की जो है वो 15 बन रही है, तो हमने इसको 15 के साथ रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसके अगेन हमें इसने कहा था कि आपने साथ में ये भी बताना है कि आपके पास जो ग्राफ है वो क्या बनता है, तो ये हमने सिंपली हमारे पास ये मैट्रिक्स जो सिंपल मैट्रिक्स गिवन था ये मैट्रिक्स था, इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे ग्राफ जो है वो जनरेट कर लिया। टोटल यहाँ पे वर्टिसेस बेसिकली 3 है और ये एजेस के कनेक्शन है कि आप लोग एक पॉइंट से कैसे मूव कर सकते हो। 2 वॉक ऑफ लेंथ फ्रॉम V2 V3, इसका मतलब होता है कि आपने 2 वॉक करनी है V2 से V1 और V1 से V3 पे। जितने भी आपके पास टोटल नंबर ऑफ एजेस वर्टिसेस हैं वो सारे के सारे आपस में कनेक्टेड होने चाहिए और